नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। तीसरी लहर के चलते भिवानी में लगातार 17वें दिन 119 कोरोना के संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद एक्टिव केसेस का आंकड़ा 1248 तक पहुंच गया है। खबर लिखे जाने तक 795 मरीज ग्रामीण क्षेत्र से व 453 मरीज शहरी क्षेत्र से संबंधित है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेलिया ने जिले वासियों से हर संभव सावधानी बरतने की अपील की है। सोमवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना के 100 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसके चलते जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 1248 पहुंच गई। जहां एक तरफ 119 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वहीं 203 मरीजों के ठीक होने की भी पुष्टि हुई। आपको बता दें कि फिलहाल जिले में 453 मरीज शहरी क्षेत्र से हैं, जबकि 795 मरीज ग्रामीण क्षेत्र से। वहीं सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेलिया ने एक बार फिर सभी जिले वासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। आप सभी भिवानी वासियों का मेरा प्रार्थना है कि कोरोना की जो तीसरी लहर आई हुई है, ये हम इसको काफ़ी तरह से टैकल कर रहे हैं। हम अपने मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और बार बार हाथ धोएं। अब हमारे भिवानी में 2748 केस आ गए हैं। कल हमारे 119 केस आए थे और हमारे होम आइसोलेशन में 1248 केस हैं। इस प्रकार जो पीक थी वो अब फ्लैट टू फ्लेज में आ गई है। अगर ये नागरिक सभी ध्यान रखेंगे तो हमारी जो थर्ड लहर है वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन सभी नागरिक वासियों से प्रार्थना है कि जो भी पॉजिटिव आता है वो 7 दिन अपने घर में रहें, इधर उधर ना घूमें, क्योंकि पॉजिटिव आने के बाद वो इधर उधर घूमता है, एक सोर्स का काम करता है और वो फैलाने का काम करेगा। और इसमें अगर मान लो कोई भी पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, उसको इन्फेक्शन हो जाता है। 90% जो पेशेंट है एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इसलिए उनमें कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन वो सावधानी बरतें या 7 दिन अपने होम क्वारंटाइन रहें, ताकि वो सोर्स इन्फेक्शन का कारण ना बन सके। सोमवार को स्थानीय पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने बैठक की अध्यक्षता की। वहीं उन्होंने सेक्टर 23, सेक्टर 13 व शहर के अनेक स्थानों पर बिजली, पानी, सीवरेज इत्यादि से संबंधित समस्याओं को आगामी 15 दिन में हल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदेश के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक की अध्यक्षता में सोमवार को स्थानीय पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित हुई। समिति की बैठक में कुल 16 परिवाद रखे गए, जिनमें से श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री धानक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर 13 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया। बैठक में रखे गए मामलों में सबसे पहले द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 13 से प्रधान रामकिशन शर्मा ने सेक्टर 13 और 23 की सीवरेज, पेयजल आपूर्ति, जर्जर पेयजल पाइपलाइन और वृद्धाश्रम के सामने बनी जर्जर सड़क एनहांसमेंट का पैसा वापस दिलाने संबंधी मामले रखे। इस पर श्री धानक ने हुड्डा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द इस कार्य को कराएं। वहीं इस दौरान ओवरब्रिज के निर्माण के चलते जीतूवाला जेड़ क्षेत्र में मुख्य रास्ता बंद किए जाने और सीवरेज ठप होने और शहर में अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षित वार्ड 6 से घटाकर 5 किए जाने के मामले प्रमुखता से उठे। इसी प्रकार से बैठक में रखे गए मामलों में दादरी गेट निवासी मनीषा के भाई बॉक्सर के मर्डर के मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस केस में संदिग्ध लोगों का नार्को टेस्ट किया जा रहा है। यदि ये मामला पुलिस से नहीं सुलझता तो इसे सीबीआई के पास भिजवाने की सिफारिश की जाएगी। इस दौरान अन्य अनेक मामले भी मौके पर सुलझाए गए। ये 5/8/2021 को पंचायत चौपाल की जगह रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है, जिसमें कब्जाधारी का कोई किसी प्रकार का राइट नहीं। पंचायत की जमीन है, सरकार और पंचायत ने चौपाल बनाई थी, तो अब कब्जे वाले हम बड़े परेशान हो रहे हैं। लड़कियों की शादी करते हैं, गलियों में बिठा के हम शादी करते हैं, कोई जगह नहीं सार्वजनिक हमारे पास। 300-400 घरों का मामला है जी इस चौपाल का। नहीं,
पिछली बार मीटिंग में ये बात हुई थी, जो ये जगह है जिनके ऊपर इनका कब्जा है और जो दूसरी जगह उसका कोई रेजुलेशन नहीं है चौपाल का, और आपको ये कहा गया था कि वीडियो साहब गांव की पंचायत सेक्रेटरी से मिलके आप उसका इनकी जगह का अलग रेजुलेशन कर दें धर्मशाला के लिए, ये कहा गया था पिछली मीटिंग में। कमेटी की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में कुल 16 परिवार थे और 16 में से 13 परिवार आज निपटा दिए गए हैं, उनका निपटारा हो गया है। और 2 परिवारों में हमने कमेटी बना दी है, एक हमारे एसडीएम साहब की अध्यक्षता में और एक ऑलरेडी एक कमेटी बनी हुई थी, उसमें एक मेंबर हमने जोड़े हैं। तो उनकी समस्याओं का भी समाधान करने के लिए जल्दी ही प्रयास वो भी करेंगे। और मैं सभी आज हमारे जो ये भिवानी से एजुकेशन की मीटिंग में सभी अधिकारीगण, हमारे विधायक जी घनश्याम जी और सभी जो अधिकारीगण आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आप सभी से भी यही आग्रह है कि आगे भी इसी प्रकार जो मामले कोई आए तो उनको जल्दी निपटाया जाए और जल्दी निपटारा उनका किया जाए। डाडम का मामला 1 महीना हो गया, क्या ये कार्रवाई रहेगी? डाडम के मामले में हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने भी संज्ञान लिया था और उन्होंने संज्ञान लेकर के सभी जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की। सर 1 महीना हो गया है खाना खाते, अब भी वहाँ पे बड़े बड़े हॉल करके बारूद लगाया जा रहा है और अवैध रूप से मैंने कोई अगर इस प्रकार की बात आई है तो उसकी इंक्वायरी दोबारा करवा लें। खनन विभाग ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की? माननीय मंत्री जी ने उसी दिन संज्ञान ले लिया था, जो हमारे खनन मंत्री हैं उन्होंने उसी दिन संज्ञान ले लिया था और उस पर एक्शन भी लिया है। 5 राज्यों में जो चुनाव है वहाँ विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, जिन्होंने विकास किया है वो सामने आपके आ जाएगा। सर आज किसानों ने दोबारा से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका है, तो क्या जो उनकी जो है उनसे वादे किए गए थे तो कब तक वो पूरे हो पाएंगे? जो किसानों से वादे किए गए थे वो लगभग तो पूरे हो चुके हैं, अगर कोई इसमें थोड़ा बहुत कोई है तो उसमें इशू पे बात कर लेंगे। एमएसपी का जो उन्होंने किया था कि एमएसपी पे कानून बनाया जाएगा, एमएसपी पे जहाँ तक एमएसपी आज भी लागू है और लागू थी और लागू रहेगी। लेकिन वो तो मंगलवार को केंद्रीय सरकार द्वारा लोकसभा में देश का बजट पेश किया जाएगा। इस बजट को लेकर व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से टैक्स में राहत देने की आशा व्यक्त की है। वहीं इस बारे में विभिन्न व्यवसाय व समुदाय से जुड़े संबंधित नागरिकों ने अपनी मिलीजुली आशा व्यक्त की। तो 1 लाख रुपया होगा तो उसको अकाउंट खोलने की आवश्यकता ही नहीं है, वो बैंक तो तभी जा रहा है उसमें पैसे नहीं है। तो मैं इस पॉलिसी को थोड़ा सा ठीक नहीं मानता, क्योंकि उसके अलावा हमारा जातिकरण ऐसा देश का कि कुछ हमारी ऐसे लोग हैं समाज के जिनको हमको सुरक्षित रोजगार देना हमारी ड्यूटी बनती है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पहला पेज पढ़ोगे तो वो आप जानेंगे कि गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस पीपल है। कि निजीकरण से क्या रोजगार या बेरोजगारी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगा। उसका रीजन है निजीकरण जब हो जाता है तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके आता है। जहाँ 10 आदमी काम करते हैं वो 2 से काम कराएगा और वो करप्शन भी नहीं हो पाती है या सपोज और बहुत सारी हर्डल्स हैं। और फिर निजी काम में उतनी सैलरियाँ नहीं है जो सरकार में, तो ये अनुपात समाज का गड़बड़ा जाएगा कि एक आदमी आज आप देखिए कि सिपाही है सरकार में या पियोन है, उसकी तो सैलरी 40,000 रुपये है, यहाँ पियोन 10,000 रुपये में नहीं रखते। वैसे कोविड पीरियड के बाद कुछ तो व्यापार में ठीक है काम, लेकिन अगर सरकार टैक्सों में छूट और दे दे, जैसे अभी हमारे ज्वेलरी में 3% जीएसटी है और पहले 1% हुआ करती, तो जो ये इतनी महंगी वस्तु है ना 3% होने से इसका सर्कुलेशन कम हो जाता है। आम आदमी को ने इसमें शामिल करने के लिए, सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन इसका बढ़ता है। तो देखो जहाँ समाज में जेवर की पूर्ति होती है, बनाने वाले कारीगरों मजदूरों को भी कार्य। जो मीडियम तबका है उनको ये सरकार बहुत कम राहत दे पा रही है, चाहे इनकम टैक्स सेक्टर है या दूसरा जीएसटी में भी बहुत चीज़ों में रेट बढ़ाने जा रही है। और अभी इलेक्शन के दबाव की वजह से हमें पता चला है कि कपड़े पे शायद 5 ही अभी रखेंगे, लेकिन इनकी
निश्चित धारणा ये है कि हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया जाए। जब भी मोदी जी का जब ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, तब से गुजरात में हमारे भिवानी वालों की बहुत रिश्तेदारियां हैं, बहुत अब वहाँ पे आदमी रहते हैं, तो इनकी टेंडेंसी हमेशा ये रही है कि अधिक से अधिक टैक्स लगा दो और कोई भी सेक्टर, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाए जो टैक्स से रह जाए। तो वो उसके तहत जो है हर आदमी टैक्स से पिसता जा रहा है। जहाँ तक सवाल है रेलवे लाइन, ये लालू जी के टाइम से लुहारू से भिवानी का जंक्शन मिलाने की बातचीत चल रही थी, लेकिन बाद वाले भी ये सरकार 2 टर्म मोदी जी को होने को हो गए हैं, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भिवानी का स्तर ऊँचा करने के लिए चारों तरफ से जुड़ जाए, ताकि तो ये राजस्थान लुहारू के जब सारा नज़दीक पड़ता है तो इससे भिवानी का भी स्तर बढ़ेगा। और देखिए, जब भी आपने अभी बोला कि आम बजट, तो आम बजट आम आदमी के लिए अच्छा होना चाहिए, आम आदमी की पॉकेट से बाहर नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें हैं कि देखिए आप हर चीज़ अब आम आदमी से बाहर होती जा रही है। और जो अभी अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हमारी जैसे 3 लेयर्स कहा जाता था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो मिडिल लेवल कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। तो इसलिए हम एक बीइंग आम इंसानी में आप ये बात करूँगी कि आम आदमी की सब चीज़ों को, सहूलियत को देखते हुए जो ये अननेसेसरी टैक्स बढ़ते जा रहे हैं और चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र करते हुए कि आम आदमी का जीवन आम तरीके से चले, उसका ध्यान सरकार को रखना है। सब हर कोई इम्पैक्टेड हुआ है। जो है गरीबी रेखा कहीं ना कहीं बढ़ी है हमारी कोरोना की वजह से, क्योंकि जो बेचारा हैंड टू माउथ था, रोज़ इंसान जो कमा रहा था, खा रहा था, उसका कहीं ना कहीं रोज़गार ख़त्म ही हुआ है। और सरकार को अभी इसी कोरोना के समय को समझते हुए सब लोगों को ये जो टैक्स हैं, इन सब चीज़ों से थोड़ा मुक्त करना चाहिए। और देखो सर, सरकार आप ये सोचते हो को रिलीफ दे देगी तो उस पर बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि सरकार ने कुछ ये जो कोविड के चक्कर में इतना सरकार पे बोझ है, अनाज बांटने का, ये करने का, वो करने का, कुछ एक फैशन सा चल पड़ा सरकारों का, फ्री बांटने का धंधा। ये देश के लिए कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। उसका प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो लोग टैक्स देते हैं उन पर तो बर्डन बढ़ता जा रहा है, और जो टैक्स नहीं देते वो हरामखोर होते जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि सरकार कुछ इसमें ज़्यादा आपको दे पाएगी। अल्टीमेटली घुमा फिरा कर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाना ही है। लाइक अभी GST बढ़ाया जूते पे, आपको पता होगा कि मैं PVC से ज़्यादा रिलेटेड आदमी हूँ, जो 5% से 12% कर दिया। अब कोई आदमी उनसे पूछे कि भाई जूते चप्पल PVC के गरीब आदमी पहनता है और अमीर आदमी नहीं पहनता, तो बर्डन हो गया। ऐसे ही कपड़े पे भी 5 से 18 करने की बात है, वो आफ्टर दिस इलेक्शन किसी टाइम भी हो जाएगा। तो सरकार से आप ये सोचो कि उम्मीद कोई तो कुछ आपका कम कर देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। बाकी तो 1 तारीख को पिटारा तो 3 दिन की बात रहेगी, आपके सामने आ जाएगा। बट मेरी सरकार से ये अनुरोध है आपके माध्यम से कि जो ऑनेस्ट और अच्छे टैक्स पेयर हैं उनके रेट कम करें, क्योंकि आप जो हायर टैक्स देता है उसको तो और बर्डन कर रहे हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 43.9% इनकम टैक्स देता हूँ, वेयर है जो आदमी टैक्स नहीं देता वो तो 30% में छूट जाता है, 33% में छूट जाता है। तो मैं यदि ऑनेस्टी से गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहता हूँ या कर रहा हूँ, तो मेरे को 10% पेनलाइज फालतू किस लिए कर रहा हूँ। सोमवार को पतराम गेट स्थित धानक धर्मशाला में प्रदेश की श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक को धानक समाज के नागरिकों द्वारा सम्मानित करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद के उपाध्यक्ष मामन चंद व समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने मंत्री जी को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। सोमवार को नगर पहुंचे श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक का स्थानीय पतराम गेट पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन धानक धर्मशाला में किया गया। इस दौरान उन्हें भगवान वाल्मीकि का चित्र भेंट स्वरूप दिया गया और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। सम्मान समारोह के आयोजक नगर परिषद के वाइस चेयरमैन मामन चंद ने बताया कि इस दौरान जहां नागरिकों ने उनका स्वागत किया, वहीं अपनी समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मंत्री जी ने भी लोगों की समस्याओं को समझते हुए उनके जल्द समाधान का आश्वासन दिया। वहीं श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने भी सम्मान के लिए सबका आभार व्यक्त किया। समाज की एक धर्मशाला बन रही थी, यहाँ हमारे सभी साथियों ने आज यहाँ निमंत्रण दिया, तो गर्मी से कमेटी की मीटिंग लेने के लिए आया था। मैं जो ये धर्मशाला बनाई है इसके लिए इनको बधाई देता हूँ और इसी तरह इसकी तरक्की करें, ये मैं इनसे आग्रह किया। सर, सरकार 75% रोजगार की गारंटी देने के लिए किस प्रकार युवाओं को आप देख रहे हैं? जननायक जनता पार्टी का बहुत बड़ा जो चुनावी घोषणा पत्र में जो चुनावी वादा था
वो प्राइवेट सेक्टर में 75% युवाओं को रोज़गार देने का था, और वो नोटिफिकेशन करवा के भाई दुष्यंत चौटाला जी ने, मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में 75% जो रिजर्वेशन जो लागू प्राइवेट सेक्टर में की है वो नोटिफिकेशन हो चुका है, और उस पर लगभग 24-25 हज़ार कैंडिडेटों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है, और लगभग करीब 15 और 20 के बीच में अभी तक फैक्ट्रियां भी उसके ऊपर रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। तो और भी जो मैं प्रार्थना करता हूं, जो हमारे जिन्होंने अपने कोई भी ITI की हुई है या कोई भी टेक्नीशियन का कोई कोर्स कोई भी किया हुआ है, तो उस पर रजिस्टर्ड करने का काम करें, ताकि उनको प्राइवेट सेक्टर में 75% के हिसाब से हमारे युवाओं का रोजगार मिल सके। आज ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग माननीय अनूप धानक जी, मंत्री हरियाणा सरकार, जो हमारे चेयरमैन हैं ग्रीवेंस कमेटी के, आज उनके आगमन पर हमने यहाँ एक सम्मान समारोह का आयोजन किया था, जो हमारे धानक समाज की धर्मशाला बन रही है। और उसके अलावा फिर मंत्री जी की तबीयत खराब होने की वजह से वो खाने पे नहीं आ सके, लेकिन मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आपके जो भी काम है, मतलब संबंधित काम है, सभी को पूरा करने का काम करें, क्योंकि जब से हरियाणा में BJP और JJP सरकार बनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं जो उनको निपटाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। और मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया, कोई भी काम हो, कभी भी किसी भी टाइम ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हो या कभी वैसे कोई आगमन हो, तो वो अपनी हमारी समस्या को दूर करने का काम करेंगे। जी, आप JJP के जिला शहरी अध्यक्ष हो, कितना समाज की कल की बैठक थी? अभी जो आपने ये क्वेश्चन किया है कि क्या एक बार दोबारा JJP के आप जिला चाली पर, ये बहुत ही, मैंने जब भी दुष्यंत चौटाला जी के सामने भी ये बात उठाई थी, अभी अनूप धानक जी से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी काफ़ी लोग जो वहाँ ग्रीवेंस कमेटी में आए थे वो भी मिले हैं, उन्होंने भी ये बताई है कि ये बहुत ही निंदनीय काम हुआ है। लेकिन हमारी तो यही प्रार्थना सरकार से, अगर इसको ठीक करेंगे तो फायदे में रहेंगे, अगर इसको ये एज इट इज़ रही तो बहुत आने वाले समय में इसका भुगतान करना पड़ेगा। रविवार शाम को JCI डायमंड ने स्थानीय CR रिजॉर्ट में 5वें इंस्टॉलेशन सेरेमनी काशवी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अग्रसेन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट रामदेव तायल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस अवसर पर स्टील मैन विजेंद्र ने एक बार फिर से चलती हुई बाइक को रोककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। रविवार शाम JCI भिवानी डायमंड का 5वां इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन CR रिजॉर्ट में किया गया। काशवी नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। इस दौरान संस्था पदाधिकारियों द्वारा संस्था द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा भी रखा गया। साथ ही आने वाले समय में करने वाले कामों की भी रूपरेखा तैयार की गई। वहीं इस दौरान स्टील मैन के नाम से जाने जाने वाले विजेंद्र ने भी अपना 25वां शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने 25वें शक्ति प्रदर्शन के तहत चलती हुई 6 बाइकों को एक साथ रोका। इस मौके पर पहलवान विजेंद्र सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ युवाओं को ये बताना है कि वे नशे से दूर रहकर अपने आप को ताकतवर बना सकें। हमारे आज के कार्यक्रम की जो है शुरुआत हो रही है, और ये IA बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसकी जो कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत करवा रहे हैं। जी जी धन्यवाद।
फिफ्थ इंस्टॉलेशन सेरेमनी बहुत ही बेहद तरीके से समापन हुआ और इसमें JCI भिवानी डायमंड के सदस्यों ने मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे इसका प्रधान चुना, जिसके लिए मैं पूरी संस्था का बहुत ही दिल की गहराइयों से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। और मेरी कोशिश रहेगी, JCI भिवानी डायमंड हमेशा ही निरंतर प्रयास रहे हैं, समाज के लिए बहुत ही अहम भूमिका JCI भिवानी डायमंड की रही है और आगे भी रहेगी। पिछले 6 सालों से संस्था सामाजिक कार्यों में कार्यरत है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा और मेरी टीम का पूरा प्रयास रहेगा और मेरे सभी सदस्यों का प्रयास रहेगा कि भिवानी शहर में इस JCI भिवानी डायमंड को पूरे जोन में, पूरे इंडिया में, पूरे इंटरनेशनल में बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर जाया जाए और समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जाए, जो कि JCI हमेशा के लिए जाना जाता है और बैकबोन है समाज में जूनियर बच्चों के लिए, JCNETs के लिए, लेडीज़ विंग के लिए और हमारे बिजनेसमैन भाइयों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए और सामाजिक संस्थाओं के लिए। ये एक बहुत ही बड़ी संस्था है जो विश्व के 137 कंट्रियों में अभी कार्यरत है और इस संस्था से इतना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। आज JCI भिवानी डायमंड का इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी, जिसमें हमारे भाई JC विकास अग्रवाल जी को सर्वसम्मति से चुना गया था पहले ही, लेकिन आज उनका शपथ ग्रहण था और वो वर्ष भर 2022 के लिए प्रेसिडेंट का पद को संभाल चुके हैं और हमें पूरी आशा है कि JC विकास अग्रवाल जी JCI भिवानी डायमंड के नाम को उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे और सभी जितने भी सेवा कार्य हैं, सेवा भाव से वो लोग करते हैं। जैसा अभी अमित जैन जी ने बताया कि वो पिछले साल इन्होंने क्या क्या काम किए, जैसे वाटर सेविंग पे काम किया, क्लीन वाटर पे काम किया, नो पॉवर्टी पे काम किया, क्लीनिनेस पे काम किया, तो हर तरह के जो ऐसे सेवा भाव के काम हैं JCI भिवानी डायमंड करता है। और आज हमारा जो है JCI डायमंड भिवानी की तरफ से हमारा एक प्रोग्राम था जो कि नशा मुक्त भारत अभियान को हम लेके चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2023 तक देश के अलग अलग राज्यों में जाके हम नशे के प्रति बच्चों को जागरूक करें, क्योंकि हमारी इससे पहले जो यात्रा थी वो संपूर्ण हरियाणा की यात्रा थी, जो हमने बाइक से पंजाब के संगरूर ज़िले तक की थी। अब हमारी नशा मुक्त भारत यात्रा चल रही है, जिसके तहत हमारा आज 25वां शक्ति प्रदर्शन है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हम बनाने जा रहे हैं, IEA बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसको हम 6 बाइकों को अलग अलग तरीके से खींच के दिखाएंगे, दांतों से, हाथों से, थाई से, पेट से, कमर से, ऐसे ये रहेगा। और इसका हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हमें 2023 का ये लक्ष्य इसीलिए रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो तली हुई चीज़ों के प्रति, आजकल हम देखते हैं इनका चलन हो रहा है और नशे के प्रति अपराधों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नशा बहुत बड़ा एक मुख्य कारण है, जो आज छोटे छोटे बच्चों के साथ घिनौनी हरकत होती है, हमारी बहन बेटियों के साथ मारपीट होती हैं, अत्याचार होते हैं, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं नशे का मुख्य कारण है। तो हमने ठाना है कि नशा मुक्त अपना तो बस एक सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। हमने अपने भारत देश को नशा मुक्त बनाना है और देश के युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करना है। ये जो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, इससे पहले भी हमारे काफ़ी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। आज हमारा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है वो IEA बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि इसका चयन हो चुका है हमारा और ये लाइव चलाएंगे, लाइव प्रसारण रहेगा। उसके आधार पर ही जो हमारे जो जजेस हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले, वो उसके आधार पे ही हमारे को ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। और जो भी हमारे जो एक्टिविटी चल रही है, हमारे गुरु विकास मल्होत्रा जी, जिनकी हम शरण में रहकर ये काफ़ी सारे जो एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारे गुरु जी का बहुत बहुत हमें अब। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर यूनियन से संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बिजली बोर्ड प्रांगण में डिवीजन लेवल पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मनोज बल्लू बामला ने समान काम समान वेतन, पुरानी पेंशन बहाल करने व कैशलेस मेडिकल सुविधा इत्यादि की मांगे करते हुए 22 फरवरी को प्रदेश स्तर पर हड़ताल करने की बात कही। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर यूनियन संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने मांगों के समर्थन में बिजली बोर्ड प्रांगण में डिवीजन स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने निगम मैनेजमेंट और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर अपना रोष जताया। कार्यक्रम का नेतृत्व सिटी यूनिट प्रधान और उप महासचिव ने किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, समान काम समान वेतन, रिस्क अलाउंस दिए जाने, कर्मचारियों को पक्का करने
और बिजली निगम कर्मचारियों को 1000 यूनिट निःशुल्क देने सहित अन्य मांगों को लागू करने की मांग इन्होंने की। इन्हीं मांगों को लेकर 22 फरवरी को प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार और निगम अधिकारी कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर रहे हैं। HSEB वर्कर यूनियन बार बार निगम मैनेजमेंट को ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन मैनेजमेंट कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं कर रही, जिसकी वजह से कर्मचारियों में गहरा रोष है। उन्होंने कहा कि अगर मैनेजमेंट उनकी मांगों के बारे कोई विचार नहीं करती तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 8 फरवरी को सर्कल स्तर पर और 14 फरवरी को विद्युत सदन हिसार में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में बिजली कर्मी भाग लेंगे। सिटी यूनिट प्रधान भिवानी एवं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हरियाणा कर्मचारी महासंघ हेड ऑफिस भिवानी, आज जो हमारा विरोध प्रदर्शन है वो 22 तारीख की जो HSEB वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी है उसकी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर हड़ताल का नोटिस दे रखा है निगम मैनेजमेंट को। उसके संदर्भ में आज हमने सिटी डिवीज़न पर 2 घंटे की गेट मीटिंग का विरोध प्रदर्शन किया। हमारी केंद्रीय परिषद ने जो कॉल दे रखी है, जो समान काम समान वेतन की बात है, चाहे पुरानी पेंशन लागू की बात है, मेडिकल कैशलेस की बात है, चाहे हमारी जो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की लंबे समय से डिमांड है कि जो हमारे 160 यूनिट हैं उन यूनिटों को बढ़ाया जाए, फ्री यूनिट 1000 की जाए। इसी प्रकार से जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको रद्द किया जाए। इस प्रकार से हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं जो निगम मैनेजमेंट अनदेखी कर रहा है, उसके खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन है। सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विश्वासघात दिवस के तहत भिवानी के हजारों किसानों ने नेहरू पार्क में एकत्रित होकर एक जनसभा की। जनसभा की अध्यक्षता करते हुए मास्टर शेर सिंह, कामरेड जिले सिंह व जोगेंद्र इत्यादि ने सभी किसानों के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया तथा शेष स्वीकृत मांगों को लागू करने की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज विश्वासघात दिवस के तहत भिवानी में किसानों ने नेहरू पार्क में एक जनसभा का आयोजन किया। किसान नेताओं ने बोलते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने साल भर चले किसान आंदोलन के चलते तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। शेष स्वीकृत मांगों के लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आंदोलन निलंबित कर दिया गया, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी भी पक्ष को स्वीकार की गई अन्य मांगों को लागू करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए देश भर में आज विश्वासघात दिवस मनाया गया। किसानों ने मांग की कि सरकार आंदोलनकारियों पर बनाए गए सभी मुकदमे वापस ले, आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा, रोजगार दे, प्रदेश में खराब हुई फसलों का मुआवजा और क्लेम दे, जल भराव वाली भूमि की तत्काल गिरदावरी कर मुआवजा दे, किसानों को खाद उपलब्ध कराए और खाद की ब्लैक मार्केटिंग रोके, पशु मेले दोबारा शुरू किए जाएं, MSP कानून को तुरंत लागू किया जाए, हरियाणा विधानसभा द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में किए गए संशोधन वापस लिए जाएं। इसके बाद में किसानों ने शहर के हांसी पुराना बस स्टैंड, रेड क्रॉस भवन होते हुए सचिवालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल हरियाणा के नाम 2 ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपे। सरकार पर विश्वासघात करने पर भारत सरकार का पुतला भी फूंका गया। ये ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय को और राज्यपाल महोदय को, जो 9 दिसंबर को जो वचन दिए थे केंद्र सरकार ने, तमाम किसानों के मुकदमे वापस हो जाएंगे, सभी शहीद किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा, MSP गारंटी की कमेटी बना दी जाएगी और केंद्र का जो अजय मिश्रा टेणी उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने ये वायदे पूरे नहीं किए और आज हम विश्वासघात दिवस मनाते हुए केंद्र सरकार का पुतला जला रहे हैं और राष्ट्रपति महोदय से अपील कर रहे हैं कि इन मांगों को लागू किया जाए। इसके अलावा हरियाणा में बर्बाद फसलों का मुआवजा नहीं दिया गया है, यूरिया खाद की बहुत किल्लत है और आंगनबाड़ी महिलाओं का आंदोलन चल रहा है, उनकी मांगें लागू की जाए, हटाए गए PTI को वापस लिया जाए। आज केंद्र सरकार ने जो विश्वासघात किया था, किसानों को लिख के दिया था समझौता कि हम MSP का कमेटी बनाएंगे और मुआवजा भी देंगे, किसान जो शहीद हो गए उनके परिवार को रोजगार भी दिया जाएगा, MSP कमेटी, ये सारी चीज़ें मुकर गई हैं। उसके लिए आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज विश्वासघात दिवस मनाया गया है और सरकार को चेताया गया है, सरकार जो आपने लिख के दिया है MSP कमेटी बना दो, सारे मुकदमे वापस ले लो और उनको नौकरी दी जाए और मुआवजा दिया जाए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो अब की बार सड़क पे लड़ाई नहीं होगी, सीधा संसद में जाएंगे। और आज तक उस समझौते पे कोई अमल नहीं हुआ। किसानों ने तो समझौते के अनुसार अपना आंदोलन स्थगित कर दिया,
सरकार ने अभी तक कोई भी उसके ऊपर अमल शुरू नहीं किया है। इससे ये लगता है कि सरकार की मंशा शुरू से ही ठीक नहीं थी। सरकार चाहती थी कि किसान उठ जाएं। आज ये किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया है। इसमें ये संदेश दिया है कि केंद्र सरकार को कि जो भी किसानों के साथ समझौता हुआ था, चाहे वो MSP हो, चाहे एज मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी हो, चाहे और जितनी भी मांगे हैं, किसान शहीद किसानों को मुआवजे की मांग हो, वो सब तुरंत प्रभाव से लागू की जाए, अन्यथा देश का किसान फिर से आंदोलन करने को बाध्य होगा और अब की बार आर पार की लड़ाई होगी। आज मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे रहा है। किसान की 13 महीने की ट्रेनिंग थी, उसमें हमारा 2 साल के बच्चे से लेकर और बूढ़े तक ट्रेंड है। अब जो किसान को अनदेखा सरकार कर रही है, जो छल कर रही है, उस छल का परिणाम राष्ट्र के लिए खराब होगा और इस सरकार की तो तहस नहस करके, इसका तख्ता पलट करके और किसान अपने अधिकार प्राप्त करेगा। आज की खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।